हाय। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशन, जिसका पहला पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब क्या है? देखो, अगर हम एक बॉडी का मोशन को तो मतलब शो करने के लिए, एक बॉडी का मोशन को शो करने के लिए हमको ग्राफिकली जैसे हम शो करते हैं, शो करने के लिए अगर दो एक्सिस की जरूरत पड़ जाए ना, तो वो होता है मोशन इन टू डायमेंशन। अगर हम मोशन इन, तो फिर मोशन इन वन डायमेंशन होता क्या है कि अगर एक बॉडी का मोशन को हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की मदद से शो करवा सकते हैं, तो वो ग्राफिकली शो करवा सकते हैं, तो वो होता है मोशन इन वन डायमेंशन। समझ में आ रहा है? तो मोशन इन टू डायमेंशन में हम बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस के मदद से बॉडी का मोशन को शो करते हैं। तो मतलब दो एक्सिस को लेकर प्लेन होता है कि नहीं? तो प्लेन में, एक ही प्लेन में जो बॉडी मोशन करता रहता है, तो उस टाइप ऑफ मोशन को मोशन इन टू डायमेंशन बोला जाता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है कि देखिए सेकंड, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि इन सच मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए प्लेन। तो प्लेन में दो एक्सिस के मदद से एक प्लेन में ही होता है कि नहीं? तो प्लेन में जो, एक प्लेन में जो मूवमेंट करता है बॉडी, उसको हम जो उसका मोशन को बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है क्या, बिलियर्ड्स बॉल मूविंग ओवर द बिलियर्ड्स टेबल। तो बिलियर्ड्स टेबल वो एक प्लेन हो गया ना, मतलब टू डायमेंशन, एक लेंथ हो गया और विड्थ हो गया। तो उस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है। तो दो कैसे, मतलब उसका दो स्पेशल कैसे है कि प्रोजेक्टाइल, दूसरा है सर्कुलर। तो हम पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो सेकंड, तो प्रोजेक्टाइल होता है क्या है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज ओब्लिक। तो पहला यहाँ पे पॉइंट नोट करना होगा कि जो फोर्स अप्लाइड होता है वो ओब्लिक होना चाहिए, है कि नहीं? तो ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब क्या है वो भी हमें समझ में आनी चाहिए। देखो, जैसे एक बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, एक बॉडी मूव कर रहा है, तो जो डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है, मतलब वो चाहे एक्स एक्सिस में मतलब जा रहा हो या फिर वाई एक्सिस में, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में फोर्स आया, मतलब तो एंगल नहीं है उनके बीच, तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है उसके बीच में, तो अगर उनके बीच कोई एंगल ना हो तो वो ओब्लिक नहीं होता। तो ओब्लिक का मतलब है जैसे कि मोशन अगर यहाँ पे हुआ और एक्सेलरेशन यहाँ पे या फिर फोर्स यहाँ पे पड़ा, तो मतलब उनके बीच कुछ एंगल होना चाहिए। तो फोर्स और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, तो दोनों में अगर कुछ एंगल आ गया तो वो होता है ओब्लिक। ठीक है। तो ओब्लिक विथ इनिशियल वेलोसिटी देन दो मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। तो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी और जो फोर्स अप्लाइड दोनों में कुछ एंगल रहना चाहिए, तभी जाके प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ठीक है। तो दूसरे वाला देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, तो फिर प्रोजेक्टाइल ए बॉडी विच इज इन फ्लाइट थ्रू द एटमोसफियर। तो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ पे होता है? एटमोसफियर पे। ठीक है। तो मतलब एक प्लेन होता है ना, वो वाला प्लेन। ठीक है। थ्रू द एटमोसफियर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन। तो मतलब जो प्रोजेक्टाइल होता है उस पर एक ही फोर्स, मतलब जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करता होगा उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, क्या है वो? ग्रेविटी। उसके अलावा कोई अगर फोर्स लगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगा। तो वो ग्रेविटी में, मतलब सॉरी एटमोसफियर में, या फिर क्या कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर मोशन करना चाहिए, और उस पर सिर्फ एक ही क्या होना चाहिए? फोर्स, जो ग्रेविटी। ठीक है। और नॉट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी फ्यूल। तो मतलब एक बार उससे हम छोड़ दें, उसके बाद से उसके ऊपर कोई फ्यूल, मतलब कुछ अलग सा फोर्स नहीं आना चाहिए। तो फ्यूल जो बर्निंग होता है, तो उसके बाद वहाँ से भी एक थ्रस्ट फोर्स आता है, तो वो भी नहीं लगना चाहिए। तो मतलब हम कुछ वेलोसिटी से अगर उसे छोड़ दिए हैं, उसके बाद उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का मतलब फोर्स लगना चाहिए, उसके बाद और कुछ नहीं, और मतलब दूसरा फोर्स लगेगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ही नहीं। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या क्या हुए, ए बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एरोप्लेन। जैसे उड़ता हुआ एरोप्लेन से एक बॉम्ब गिर गया, तो उस पर पहले एरोप्लेन का वेलोसिटी जितना था उतना वेलोसिटी से वो बॉम्ब गिरेगा, है कि नहीं? कुछ एंगल करके ऐसे, जैसे यहाँ से एरोप्लेन जाता है तो बॉम्ब ऐसे गिर जाएगा। ठीक है। उसके बाद से इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स नहीं है। ठीक है। सिर्फ ग्रेविटी है। तो उसके बाद आया क्या,
ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, एक वेलोसिटी से अगर गन से मतलब बुलेट निकल गया है तो उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स है। जैसे आरो रिलीज फ्रॉम ए वो, मतलब कोई धनुष से अगर एक तीर निकल जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर और पीछे से कोई फोर्स नहीं देते हैं ना, तो एक बार छोड़ दिए तो छोड़ दिए उसको। जेवलिन थ्रोन बाई एन एथलेट, एक एथलेट जब जेवलिन को फेंकता है कुछ एंगल से फेंकता है कि नहीं, तो वो जो मतलब वहाँ पे उसके मतलब जो वेलोसिटी होता है वो फेंकता है कहीं अलग से डायरेक्शन में, ग्रेविटी नीचे लग रहा होता है कि नहीं, तो ऐसे को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम्स करते हुए या फिर हम थ्योरी पढ़ते हुए कुछ अजम्पशंस लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें पहला वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या उसे कहते हैं कि देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। तो एयर का रेजिस्टेंस कुछ नहीं होना चाहिए। तो एयर रेजिस्टेंस बहुत मैटर करता है, मतलब बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत मैटर करता है कि अगर एयर रेजिस्टेंस कुछ हो गया ना तो उस पर एक थ्रस्ट, एयर रेजिस्टेंस एक फोर्स लगता है। तो रेजिस्टेंस होता है क्या, मोशन को अपोज करता है। अगर कोई बॉडी नीचे गिर रहा है तो उसको क्या मतलब ऊपर की तरफ खींच के रखता है। तो वहाँ पे कुछ अलग सा फोर्स आ गया, ग्रेविटी का अलावा दूसरा फोर्स आ गया है कि नहीं। तो जब ग्रेविटी के अलावा और कुछ फोर्स आ जाए तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ पे फोर्स दूसरा नहीं आना चाहिए, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला क्या आ गया, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। देखिए अर्थ, हमको पता है कि अर्थ का सरफेस ऐसा होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, लेकिन हम इसको जब कैलकुलेशन मतलब प्रॉब्लम में करेंगे हम इसको ऐसे समझ लेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पूरा दिया। उसके बाद द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, इसे छोड़ो, ये उतना मतलब काम का नहीं है। फोर्थ देखिए, फॉर ऑल पॉइंट ऑफ ट्राजेक्टोरी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज ए कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो जो एक्सेलरेशन होता है वो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका मतलब इसका कांस्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो ये क्या दिया है, जो ट्राजेक्टोरी क्या होता है, जैसे देखिए जैसे एक ऐसे मूव कर रहा है तो ये जो पाथ फॉलो करता है, मूवमेंट करने के लिए जो पाथ फॉलो करता है, इसको ही हम ट्राजेक्टोरी बोलते हैं। समझ में है। तो ये हर पॉइंट ऑफ ट्राजेक्टोरी में, मतलब तुम यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहीं पे भी देख लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी का मतलब होता है, मतलब उसका जो वैल्यू होता है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहना चाहिए। जी हमेशा नीचे लगेगा, है कि नहीं, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहना चाहिए। तो इससे हम करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे थोड़ा हाइट चला के जाता है तो ग्रेविटी भी वेरी करता है कि नहीं। तो हम जो छोटे मोटे मतलब वेरी करते हैं उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो उसे असम्पशंस कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये मतलब कंसेप्ट है, पहले देख लो तो अच्छा हो जाएगा। द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ये 2 डायमेंशनल मोशन पता है जैसे हमको। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, सो इट कैन बी डिस्कस्ड इन 2 पार्ट। देखो तो जैसे प्रोजेक्टाइल का मोशन 2 डायमेंशनल है, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस को यूज करके हम उसको ग्राफिकली शो करते हैं। तो जैसे कि ये 2 मोशन, तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, एक हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, दूसरा हो गया वर्टिकल। जो वाई एक्सिस में चलता है वो वर्टिकल मोशन है, जो एक्स एक्सिस में चलता है वो हॉरिजॉन्टल मोशन। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और जब भी हम प्रॉब्लम करेंगे तब हम ये जो मोशन को 2 भाग में मतलब डिवाइड करके करेंगे, ठीक है। दिस 2 मोशंस टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हम इसी थ्योरी का यूज वहाँ पे करेंगे प्रॉब्लम क्या, दिस 2 मोशंस टेक प्लेस इन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब अगर कोई मतलब बॉडी वो कुछ बीच में जा रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर देखिए ये जो बॉडी है, मतलब ये वाला, एक सेकेंड, ये जो चलता है ये देखिए, मतलब ना ही एक्स एक्सिस में जा रहा है ना ही वाई एक्सिस में जा रहा है, ये कुछ बीच में जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे यहाँ। लेकिन ये बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस के मदद से यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस में कुछ फोर्स पड़ रहा है, वाई एक्सिस में कुछ फोर्स लग रहा है, तो उसके मदद से जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम जब मतलब तो जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो इस मोशन को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल, दूसरा हो गया हमारा वर्टिकल। तो वर्टिकल मोशन कितना हाइट जाएगा वो वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है, कितना वेलोसिटी, मतलब वर्टिकली वो कितना वेलोसिटी में है।
जब हम प्रॉब्लम करेंगे या ये बात आपको समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे याद रख लीजिए कि हम इस मोशन को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा हो गया वर्टिकल। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैन बी रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी का यूज करेंगे हम हर एक प्रॉब्लम में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों में रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम ये करने के बाद इसको दो भाग में विभक्त कर सकते हैं, मतलब जो मोशन होता है, एक सेकंड यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं हम। ये वाला हर प्रॉब्लम में यूज होगा। देखो जैसे यहाँ पे आया कुछ वेलोसिटी से यहाँ पे बॉडी जा रहा है, तो मान लो ये यू वेलोसिटी से जा रहा है और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे जा रहा है, ठीक है। तो हम इस मोशन को दो भाग में विभक्त कर सकते हैं। क्या, एक हो गया यू कॉस थीटा जो हो गया हमारा यू एक्स, इसको यू एक्स भी बोलते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोलते हैं, और दूसरा हो गया यू साइन थीटा, ठीक है। तो इसको यू वाई भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, वर्टिकल, ठीक है। तो हम इसको भी रिजल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो गया हाँ, तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द फ्लाइट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंटिन्यूअसली अफेक्ट द वर्टिकल मोशन। ये भी याद रखना है, ये चारों पॉइंट याद रखो ताकि प्रॉब्लम करने में बहुत आसानी हो जाए। थर्ड वाला पॉइंट क्या बोला कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, मतलब पूरा मोशन के अंदर कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी चेंज नहीं होता, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, थ्रू आउट द मोशन। तो फिर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, हमारा दो ही टाइप का मोशन है प्रोजेक्टाइल के अंदर, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, दूसरा हो गया वर्टिकल। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई मतलब उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल मोशन को वो सिर्फ अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंटिन्यूअसली अफेक्ट्स द वर्टिकल कंपोनेंट। ये पूरा याद रखना है, ये जो चारों पॉइंट पूरा याद रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम करने में यही हेल्प करेगा आपको, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल मोशन इज ए यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे बोल दिया गया थर्ड पॉइंट में, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अनचेंज्ड हो गया मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हो गया वो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब ये यूनिफॉर्म बा कांस्टेंट हो गया है कि नहीं। द हॉरिजॉन्टल मोशन इज ए यूनिफॉर्म मोशन, वही बोल रहा है कि जैसे हम यहाँ पे ऊपर में पढ़े कि पूरा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज्ड रहता है। अनचेंज्ड मतलब कांस्टेंट, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया है कि नहीं। और द वर्टिकल मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर रिटार्डेड मोशन। देखिए क्या हो गया यहाँ पे, तो अगर जब एक मतलब देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो क्या हो गया वहाँ पे, हमको पता है ये बॉडी का है, तो उसका दो कंपोनेंट है, एक हो गया यू वाई, एक हो गया यू एक्स, है कि नहीं। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे भी ऐसे लग रहा है नीचे, इस पॉइंट पे भी नीचे, हर पॉइंट पे नीचे लग रहा है। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ग्रेविटी के अंदर मतलब उन दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। जब फोर्स ये मतलब ये एक फोर्स है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में या फिर डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो उसके वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होता। और अगर वर्क डन नहीं हुआ है तो इसका वेलोसिटी कुछ चेंजेस नहीं होगा, इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ये वाला उनके ये दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, ठीक है, और जो यू वाई हो गया, उनके बीच 180 है। कहाँ मतलब कब, जब बॉडी ऊपर जा रहा है, बॉडी जब ऊपर जा रहा है तो इनके बीच 180 डिग्री हो गया। तो जब फोर्स एक डायरेक्शन में हो और वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में हो, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, सामने हम आगे चल मतलब हमारा वेलोसिटी आगे होता है, लेकिन हम जो ब्रेक मारते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसे डिसेलरेशन बोलते हैं, या फिर हम फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे भी 180 डिग्री होता है। तो हमारा वेलोसिटी धीरे 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 घटता जा रहा है और जाके कहीं एक जगह पे रुक जाता है। ऐसे वहाँ पे इसलिए भी वो होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ एक पॉइंट में यहाँ पे क्या होता है, बॉडी जीरो हो जाता है, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होता है, फिर वहाँ से नीचे आता है। देखो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं,
क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड डिसेलरेटेड ये तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म डिसेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन, है कि नहीं। तो जो बॉडी देखो यहाँ पे गया, फिर ऊपर से जब नीचे आता है इसके बाद से ये जो आता है, तो यहाँ पे क्या होता है वही भी मतलब यूएक्स नीचे मतलब साइड में रहता है। जब नीचे की तरफ आता है तो यू आई नीचे हो जाता है कि नहीं। तो यू आई भी नीचे लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, तो उनके बीच में एंगल 0 हो गया, 0 डिग्री। मतलब इस जहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वही जाके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन को मतलब इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे डिक्रीज करता गया, 0 कर दिया, फिर यहाँ पे फिर से उसे इंक्रीज करता गया, है कि नहीं। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड जैसे लग रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है कि नहीं। तो जब यहाँ से ऊपर गया यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन हो गया, और जब नीचे आया तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। समझ में आया ना। तो ये चारों पॉइंट हमेशा याद रखना। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एक हो गया ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, एक हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये होता है कि नहीं पता नहीं कोर्स में फिर भी देख लेंगे। तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है, तो ओब्लिक बोला कि जहाँ पे हम फेंकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी दी है कुछ, लेकिन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो उनके बीच कुछ एंगल है, तो इससे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, इस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जैसे हो गया एक कोई मतलब कोई बॉडी एक मोशन कर रहा है, वो कुछ गिरा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। जो वो पहला बॉडी जो मोशन कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल को मतलब हमारा अर्थ सरफेस को पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से कुछ गिरा रहा है, ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। किस टाइप का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन मतलब ये जो प्लेन है, ये देखो हमारा एक्स एक्सिस यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, वो पूरा अर्थ सरफेस से पैरेलल है या फिर पूरा अर्थ सरफेस को लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम जो यूज करेंगे जो प्लेन, वो अर्थ सरफेस को कुछ एंगल कर रहा है, कुछ थीटा में होगा, तो हम बाद में देख लेंगे। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है क्या, देखो इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल क्या क्या कांस्टेंट रहता है और क्या क्या वेरी करता है, ये दिखा देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट कर लेना जरा। तो क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट रहता है, ये दिखा दिया। व्हाइल स्पीड, वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल चेंजेस, यहाँ पे all change velocity and kinetic energy are maximum at the point of a projection while minimum at a highest point। ये हम कैसे ये सब बोला है, ये सब नोट कर लेना, हम यहाँ पे समझा देते हैं होता कैसे। एक सेकंड। तो देखो हमारा क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमको पता है, पहले से बताया। देखो तो यहाँ पे देखो हो गया, जैसे कि पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो ये यू एक्स हो गया, ये यू वाई हो गया, है कि नहीं, ये भी यू एक्स हो गया। तो यू एक्स के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब उसके डायरेक्शन में, तो जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी वो 90 डिग्री पे, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। तो वैसे भी यू एक्स कॉन्स्टेंट रहता है पूरा, ठीक है, ये मिल गया कैसे रहता है। तो उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हमेशा हम पढ़े एक मतलब पीछे कि ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पे जो हम पढ़े कि ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये फोर्थ पॉइंट। फॉर ऑल प्रोजेक्शन ऑफ ट्राजेक्टरी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, ये हम एजम्पशन ले लिए, तो मतलब ये भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया, कैसे पता है, क्योंकि यू एक्स पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बिना फोर्स के वेलोसिटी चेंजेस होता नहीं है, ठीक है, कुछ तो फोर्स लगना चाहिए, नहीं है ना, तो इसलिए यू एक्स कांस्टेंट है। उसके बाद क्या आ गया, मैकेनिकल एनर्जी। देखो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि कुछ
और पूरा टोटल एनर्जी कांस्टेंट, ये जो मैकेनिकल एनर्जी कैसे कांस्टेंट रहता है यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये कांस्टेंट रहता है, तो चेंजेस क्या क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्यों चेंजेस होता है, यहाँ पे देख लो, यू आई ऐसे नीचे लग रहा है यू आई, तो यहाँ पे ए लग रहा है मतलब जी, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, तो फोर्स आइदर उससे पैरेलल है मतलब सेम डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर एंटी पैरेलल है। तो फोर्स जब पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में लग जाए ना, तो वहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस होता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स वहाँ पे लग रहा है। अब जहाँ पे फोर्स आ गया वहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस होता ही रहता है, उसके अगर बीच एंटी पैरेलल या फिर पैरेलल 0 या 180 डिग्री हो, ठीक है। फिर आ गया मोमेंटम। देखो यहाँ पे मोमेंटम होता है क्या है, P इक्वल टू mv हम सब भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दो तरफ, पहले देखो जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी दिया होंगे, जब बॉडी ये मूव करते करते यहाँ पे ऊपर से नीचे आता है, कभी सोचा यहाँ पे क्यों नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे u जो होता है 0 हो जाता है कि नहीं। तो सपोज मान लो हम कंपोनेंट छोड़ दो, यू वाई यू एक्स उसको छोड़ दो, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होता क्या है, एम यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर आ गया तो एम यू तो 0 हो गया ना हमारा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो एम यू पी इक्वल एम यू था कहाँ पे, इनिशियल पे, तो पूरा हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो गया, 0, तो चेंजेस हुआ कि नहीं। तो मोमेंटम चेंजेस होता है, फिर जब नीचे आता है फिर एम यू हो जाता है कि नहीं, तो ये भी चेंज हो गया। फिर उसके बाद क्या आया, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन मतलब वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ठीक है। तो और एक वहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है कहाँ पे, नीचे यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, यहाँ पे। क्यों, देखो यहाँ पे जो हम यू मतलब देखे वहाँ बॉडी को छोड़ दिए, तो ये तो धीरे धीरे घटता रहता है कि नहीं। तो मतलब वेलोसिटी ये पूरा मैक्सिमम है कि नहीं। तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक का हाफ एम यू स्क्वायर, है कि नहीं। तो जब यू मैक्सिमम हो तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो यू तो मैक्सिमम नीचे ही है ना, तो इनिशियल पॉइंट पे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्यू टू पोजीशन, तो h यहाँ पे तो हाइट तो अर्थ सरफेस से है ना, तो h इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया नीचे, काइनेटिक एनर्जी प्लस 0, है कि नहीं। तो हाफ पे एम यू स्क्वायर इतना हो गया पूरा, क्या हो गया हमारा टोटल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो गया नीचे 0। हम देखते हैं फिर अभी ऊपर मतलब पूरा पिक पॉइंट पे कितना होता है। तो ये जो पिक पॉइंट हो गया यहाँ पे यू तो हमारा 0 हो गया, तो ऐसे भी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी लेकिन मैक्सिमम पे, क्योंकि ये पूरा जितना हाइट जा सकता है मतलब चला गया है, उसके ऊपर तो इसके पास वेलोसिटी नहीं जाएगा कहाँ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh ये मैक्स हो गया। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना हो गया, mgh, वही जो काइनेटिक एनर्जी था मैक्सिमम वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों मिलकर हमेशा कंस्टेंट, ठीक है, समझ में आया। फिर देखो यहाँ पे क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी। तो हम देखते हैं ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी है, तो क्या दिया हुआ है, ये प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, ठीक है, छोड़ो इसको, छोड़ो हम देखते थे यहाँ पे। तो प्रोजेक्शन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी का मतलब ये है, देखो ये जो हम यू वेलोसिटी से कुछ एंगल से छोड़ दिए, ठीक है, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे वहाँ पे गिर जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा। ये जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल नीचे आते तक जो भी पाथ फॉलो करता है इसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी ही कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी होता क्या है और कैसे निकालते हैं। तो देखो हम इसको वेलोसिटी को रिजॉल्व करके करेंगे, है कि नहीं। तो देखो जैसे हो गया यहाँ पे यू एक्स हो गया, यहाँ पे यू वाई हो गया। तो देखो मान लो कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक गया, नीचे तक आया, है कि नहीं। मान लो ये टी टाइम लिया, ठीक है, मान लो ये टी टाइम लिया। देखो एक चीज माइंड में हमेशा रखना, ऊपर कितना हाइट जाएगा, वर्टिकली कितना जाएगा, ये यू वाई का डिपार्टमेंट है, इसमें यू एक्स को कभी मत लाना, ये गलती मत करना, ठीक है।
और डिस्टेंस कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, लेफ्ट से राइट तक, वो यूएक्स का डिपार्टमेंट है। इसमें यूआई को मत लाना, ठीक है। ये दोनों मतलब अलग अलग से करेंगे अपन, ठीक है। तो मान लो एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक टी टाइम पे पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक टी टाइम पे पहुँचा, ठीक है। देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टी टाइम पे पहुँचा, कहाँ पे, पॉइंट सी को देके, ठीक है। तो देखो जैसे एक ही कांस्टेंट फोर्स वहाँ पे लग रहा है, कुछ दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम और एक अजम्पशन ले लेते हैं, क्या, ए से सी तक जाने में जितना टाइम लगेगा सी से बी तक आने में उतना टाइम लगेगा, ठीक है। समझ में आया क्या? ए से सी तक जाने में, पूरा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगेगा सी से बी तक आने में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। ये कैसे लगेगा हम बाद में देख लेंगे, बस याद कर लो। दूसरा, ए से जितना वेलोसिटी से हम छोड़ेंगे इसको, जितना स्पीड से, बी में सिर्फ पूरा एग्जैक्ट उतना ही वेलोसिटी होगा उसका, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। ये सब अगर याद रह गया, देखो यहाँ पे फिर तो मान लो ये डिस्टेंस जो है इसको हम आर लेते हैं, क्या लेते हैं, आर। तो जो बॉडी मूव किया यूएक्स, ये यूआई छोड़ दो इसको, यूआई को, तो मान लो ये टी टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाके पूरा नीचे, तो मतलब यहाँ से मतलब जब हम एक्स एक्सिस के अंदर देखेंगे तो ये आर डिस्टेंस कवर करने में भी टी टाइम लिया, लेकिन जब वाई एक्सिस के अंदर देखेंगे ये यहाँ से पूरा मैक्सिमम पॉइंट भी गया, फिर नीचे से यहाँ तक आया, तो मतलब ऊपर गया और नीचे आया, ये दोनों ऊपर जाने और नीचे आने में ये टी टाइम ले गया, है कि नहीं। तो सिर्फ ऊपर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, t/2। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ से ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो सिर्फ ऊपर जाने के लिए t/2 टाइम लिया और सिर्फ नीचे आने के लिए t/2 टाइम लिया, तो मतलब फुल टाइम कितना लिया, t, क्योंकि उसी टाइम 5 सेकंड बाद अगर कोई चीज़ यहाँ पे नीचे पहुँच रहा है तो इतना चीज़ तो वो 5 सेकंड में कवर कर लिया और हाइट भी जाके नीचे आ गया, है कि नहीं। तो हम अभी कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बोला कि एक्स एक्सिस का काम पूरा यू एक्स का है, इसके मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ले गया, क्योंकि मतलब ये इस बात का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, एक्स एक्सिस में जो भी चेंजेस होगा वो मेरे वजह से होगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि आर जो है ये एक तरह का डिस्टेंस है कि नहीं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको क्या पता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब जो ग्रेविटी लग रहा है वो 90 डिग्री, तो इसका कोई भी मतलब जो फोर्स लग रहा है वो 90 डिग्री, तो इसका वजह से वेलोसिटी कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये जो फोर्स मतलब फोर्स जीरो है, तो फोर्स जीरो है मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, है कि नहीं। समझ में आया ना कि जो फोर्स लग रहा है यूएक्स में वो ग्रेविटी लग रहा है 90 डिग्री पे, तो उसका कोई भी रोल नहीं है इसका वेलोसिटी चेंज करने में, मतलब फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है, इसका मतलब कोई वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है ना। तो फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, तो डायरेक्ट एस इक्वल टू यू टी हम फॉर्मूला मिल गया हमको। तो एस के जगह पे मैं आर लगा सकता हूँ, यू जगह पे मैं यू एक्स लगवा सकता हूँ और टी पे टी, ठीक है। तो मतलब यू एक्स का मतलब क्या है, यू कोस थीटा इंटू टी, तो जो आर हो गया वो हमारा क्या हो गया, यू कोस थीटा इंटू टी, ठीक है, जो रेंज मिल गया, ठीक है। तो हमको ये पता चला लास्ट में कि ये जितना मतलब एक सेकेंड, तो हमको लास्ट में ये पता चल गया कि ये जितना भी लेफ्ट से राइट तक जाएगा वो उसका अमाउंट कितना होगा। फॉर्मूला पे हम कितना लिख सकते हैं, आर इक्वल टू यू एक्स इंटू टी और यू कोस थीटा इंटू टी। तो टाइम कितना लगा, आर डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे तो अभी तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं हमारा। तो टी जो हो गया वो एक्स डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं वर्टिकली वो कितना गया, ठीक है, एक सेकेंड। तो वो ये तो हमको मिल गया,
हॉरिजॉन्टली वो कितना गया u कोस थीटा इंटू टी, तो टाइम यहाँ पे मिल गया r बाई यू कोस थीटा। तो हम वर्टिकली डिस्टेंस चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन हम चेक करने के लिए पहले ये देख लेते हैं। तो वर्टिकल मोशन में चेंजेस क्या क्या हो रहा है। यू वाई ऊपर लग रहा है तो मतलब वेलोसिटी यू वाई है कि नहीं। और क्या मिलता है हमको कि फोर्स लग रहा है जी, फोर्स कितना लग रहा है जी, है कि नहीं। तो मतलब एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी। क्यों माइनस लगाया, वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है और फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए ये हो गया माइनस जी, ठीक है, समझ में आया। और क्या, टाइम हमको मिल गया है यू कोस थीटा, सॉरी आर बाई यू कोस थीटा, ये हो गया टाइम, यही टाइम है ना, हाँ। तो आर बाई यू कोस थीटा हो गया हमारा टाइम। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, g दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक डिस्टेंस हो गया, एक तरीके का डिस्टेंस। तो इसको हम अगर y लें तो ये इसका फॉर्मूला y और डिस्टेंस हो गया ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब ए की जगह पे हम यहाँ पे g लिख सकते हैं, ये तो पता है आपको। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं u की जगह हम लिख लेंगे यू वाई, क्योंकि ऊपर की तरफ जो मोशन होता है वो सिर्फ यू वाई का डिपार्टमेंट है। तो मतलब वर्टिकल मोशन में जो कुछ चेंजेस हो रहा है वो यू वाई की वजह से हो रहा है। तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी के जगह हम माइनस जी लगा सकते हैं, इंटू टी का स्क्वायर, मतलब जो आर डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यू आई की जगह आ गया हमारा यू साइन थीटा इंटू टी का जगह आ गया यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर, सॉरी आर डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा, एक सेकंड गलती हो गया। तो ये हो गया आर डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारा आ गया क्या, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1/2 जी, क्योंकि जी जो नेगेटिव आ गया, इंटू टी का स्क्वायर जो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये यू कैंसिल, तो हो गया क्या, आर टैन थीटा माइनस जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आर की जगह पे एक्स दिया हुआ है, जो फॉर्मूला है आर की जगह पे क्या दिया हुआ है हमारा, आया आर टैन थीटा माइनस 1/2 जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम जो आर लिए थे यहाँ पे वो हो गया क्या, एक्स, ठीक है। ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी, ठीक है, ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। एक सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद जो आया, एक सेकंड, ये अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकते हो या फिर बुक से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन में ये बुक्स का जो पेजेस है नोटेशन वाला और सब कुछ बुक को मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो वेलोसिटी अगर मिल जाए तो डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। ये बद्दू सा है, इसको अभी नहीं करते हैं, ठीक है। इसको जब प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि मतलब क्यों वेक्टोरिकली अभी करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा। तो जहाँ पे हम इजी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि हमको कुछ कंसेप्ट मिस ना हो और प्रॉब्लम करते वक्त हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। कोई चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ये वाला बुक। और देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम निकालना मतलब कैसे निकलेंगे सब कुछ यहाँ पे देख लेंगे। तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो मानो हम 3 पॉइंट ले लिए, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, 4-5 पॉइंट ले लिए। तो हमको तो पता है ये नीचे जब छोड़ेंगे ये यू है, जब यहाँ पे पहुँचेगा ये भी यू है पता है, जब ऊपर मिल जाएगा ये 0 है हमको पता है। लेकिन
अगर मैं ए पॉइंट में पूछ लूँ, बी पॉइंट में पूछ लूँ, सी पॉइंट में, डी पॉइंट में, चारों पॉइंट में पूछ लूँ तो उनका वेलोसिटी कितना है बताने का कोई तरीका भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो वो जो चीज़ हम निकालते हैं कैसे निकलेंगे, तो देखो ये एक चीज़ हो गया कि ux तो हमेशा कांस्टेंट है, हमको मिल गया ux हमेशा क्या हो गया कांस्टेंट। तो जो uy हो गया वो कितना चेंजेस आ रहा है उसमें वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो uy में कितना चेंजेस आएगा कि वहाँ पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन -g लग रहा है। तो v मतलब सपोज ओरिजिन यहाँ हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में uy कितना वेलोसिटी uy में चेंज हुआ है तो हम देखते हैं। तो uy तो यहाँ पे सपोज uy डैश हम ले लेते हैं, तो uy डैश इक्वल टू uy माइनस gt। किसको समझ में नहीं आया, v इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ से तो हम uy पे छोड़ दिए, तो यहाँ पे मान लो uy डैश हो गया, तो uy डैश कितना है वो लगाने के लिए हम v इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला लगाए, तो uy माइनस gt। तो हमको अगर uy दिया जाए और टाइम दिया जाए तो हम uy डैश निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ हो गया कि हम कहीं पे भी हो उसका वर्टिकल कंपोनेंट दो चीज़ से निकाल सकते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ और टाइम भी दिया होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ हमको मिल गया तो हम uy डैश मतलब कहीं पे भी हो उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी का वेक्टर अच्छे से याद हो तो वो पूरा अच्छे से समझ सकता है। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे ux हो गया, ये तो कांस्टेंट है कि नहीं, यहाँ पे uy है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो देखो मान लो इसको यहाँ पे टच करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया ये जितना uy है तो ये जो जितना डिस्टेंस है ये भी उतना डिस्टेंस है, तो मतलब uy को हम यहाँ पे भी ले सकते हैं यहाँ पे भी ले सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो ये जो ट्रायंगल हो गया, ये जो ट्रायंगल हो गया ऐसे, ये हो गया हमारा ux, ये हो गया हमारा uy, ये हो गया हमारा थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से पैरेलल है, ठीक है। तो थीटा हो गया, ये जो uy है इसको हम जोड़ सकते हैं, तो इसको भी uy ले सकते हैं। अगर किसी को शक हो रहा है कि ये uy क्यों लिया, वो कृपया वेक्टर चैप्टर थोड़ा पढ़ ले, ठीक है। तो मिल गया, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या टैन थीटा। तो अगर ये थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये हो गया p हमारा, ये हो गया b, ये हो गया h। तो टैन थीटा क्या हो गया uy डिवाइडेड बाई ux, है कि नहीं। ये तो हमको मिल गया थीटा। और हमको ये भी पता है कि अगर दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला है vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। वेक्टर चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, मैं सिर्फ ये दिखा रहा था उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी ये जो वेलोसिटी है इसका बॉडी का जो एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ पे, तो ये ux और uy दोनों का कॉम्बिनेशन में ये जा रहा है, मैं पहले से ही बोल चुका हूँ। तो इसका जो वेलोसिटी है तो ux का स्क्वायर का रूट ओवर और uy का स्क्वायर का रूट ओवर हो गया। क्यों हो गया, ये जो वेक्टर का लो आ गया, ये ux हो गया, ये uy हो गया थीटा एंगल पे। तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ, प्लीज़ वेक्टर एक बार पढ़ लो। और ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो क्लियर है डाउट, हाँ। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या ux का स्क्वायर और uy का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो अभी हम फिर दूसरे देखेंगे जो चीज़ें हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ये देखो चेंज इन वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी मोमेंटम वगैरह में कितना कितना चेंजेस आ रहा है ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी तो अगर सिर्फ स्पीड चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी का मतलब है, देखो एक बॉडी यहाँ पे जा रहा है, एक बॉडी यहाँ पे जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, ये भी 40 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया वही 40 किलोमीटर पर आवर पे, ये भी यहाँ पे घूम के 40 किलोमीटर पर आवर पे आ गया। देखो यहाँ पे ये ए बॉडी है, बी बॉडी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले चीज़ में, दोनों चीज़ में स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो क्या है कांस्टेंट है,
लेकिन लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है कि नहीं, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है। तो दोनों केस में अगर मैं पूछूं कि स्पीड, तुम बोलोगे कांस्टेंट, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर पे वो जा रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो दोनों केस में चेंजेस हो गया। अगर बी, मान लो बी इधर ना आके सीधा ऐसा चला गया, तो इसमें ना ही स्पीड चेंज हुआ है ना ही वेलोसिटी चेंज हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ए केस में क्या हुआ है, डायरेक्शन चेंज हो गया है। हालांकि उसका मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी हैज बीन चेंज इन ए बॉडी, लेकिन बी केस में वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो वही चीज हम देख लेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी जो है पहले कहाँ पे, तो देखो जब हम इनिशियली इसको छोड़ते हैं, इसका यू एक्स भी होता है, यू आई भी होता है कि नहीं। तो ये इसका जो पूरा नेट वेलोसिटी होता है तो क्या होता है, वो यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप। मतलब देखो जो दिया हुआ है, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं पढ़ाऊँ तो वहाँ पे आपको बाद में जब पढ़ते हो तो इसको समझ में आने में ज़रूरी, मतलब इजी होगा समझ में। ठीक है, तो यू एक्स आई कैप, तो यू एक्स का मतलब है यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। आई कैप का मतलब है एक्स डायरेक्शन में, जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन में। इतना होता है इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जब यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है वो, तो उसका यू आई तो हम जीरो हो जाता है ना, हम पढ़ गए, मतलब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यू एक्स कंस्टेंट रहता है, वही यू कोस थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, क्योंकि हमारा इनिशियल जो है यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप इतना है कि नहीं। देखो यहाँ पे, तो जब फाइनल पॉइंट हम किसको लेंगे, यू एफ वन देते हैं, क्योंकि फाइनल पॉइंट जो ये यू एफ वन इसे लेते हैं, यू एफ टू इसे लेते हैं, नीचे वाले को। जब प्रोजेक्टाइल पूरा मोशन खत्म करके नीचे पहुंचा तो इसको यू एफ टू, तो यू एफ वन क्या हो गया हमारा, यू एक्स आई कैप, सिर्फ यू एक्स आई कैप हो गया है कि नहीं, क्योंकि यू आई जे कैप्टा, मतलब ये जो हो गया यहाँ पे जीरो हो गया है कि नहीं। तो हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच पे जब निकालेंगे तो कैसे होगा, यू एफ वन फाइनल माइनस इनिशियल है कि नहीं। तो यू एक्स आई कैप माइनस यू एक्स आई कैप माइनस यू आई जे कैप, क्योंकि ठीक है पहले कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, फिर निकल गया यू एक्स खत्म। तो कितना चेंजेस हुआ, यू वाई जे कैप। तो चेंजेस हो गया यू माइनस यू साइन थीटा जे कैप। इतना चेंजेस आया कहाँ बीच, नीचे पूरा जब हम प्रोजेक्टाइल को छोड़े वहाँ से पूरा ऊपर तक पहुँचने में वेलोसिटी में पूरा चेंजेस आया, यू माइनस यू साइन थीटा जे कैप। ठीक है, फिर दूसरा केस है क्या, देखो यहाँ से छोड़ दिया हम, यहाँ से पहुँचने में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, क्योंकि मैंने पहले से बता रखा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जितना है इसका मैग्नीट्यूड भी उतना है। लेकिन क्या है, डायरेक्शन चेंजेस हुआ है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा था, अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुआ है, लेकिन स्पीड पे कोई भी असर नहीं है। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, तो हम इनिशियली कितना हो गया हमको पता है, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, इतना हो गया। लेकिन ये जो है यहाँ पे u कंपोनेंट तो हमेशा वही रहता है, तो फाइनल यू एफ टू कितना हुआ है हमको देखना पड़ेगा। यू एक्स आई कैप तो ऐसे ही रहता है, लेकिन तो अगर हम यू आई जे कैप ऊपर की जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, है कि नहीं। सीधी सी बात, सिंपल सी बात, अगर ऊपर जा रहा है हम पॉजिटिव ले लिए तो नीचे आ रहा है हमको नेगेटिव लेना चाहिए। लेकिन मैंने पहले से बता रखा है इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो यू एफ टू का मतलब फाइनल वेलोसिटी, जब प्रोजेक्टाइल अपना मोशन खत्म कर रहा है तो वहाँ पे टोटल यू वाई का कंपोनेंट कितना होगा, माइनस यू वाई जे कैप। ठीक है, तो यू एफ टू का इतना हो गया, यू आई का इतना हो गया। ठीक है, तो हम निकालेंगे पूरा प्रोजेक्टाइल अपना मोशन खत्म करने के बाद कितना वेलोसिटी पाएगा, तो यू एफ टू माइनस यू आई हो गया यू एक्स आई माइनस यू आई जे कैप माइनस
यू एक्स आई कैप माइनस सॉरी प्लस यू जे यू आई जे कैप, ये दोनों कैंसिल, माइनस 2u y जे कैप। तो इतना आ गया टोटल चेंजेस, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिर पूरा लिख देते हैं, आप देख लेना। तो यहाँ से यहाँ तक चेंजेस कितना आया, u माइनस यू आई जे कैप। यहाँ से यहाँ तक पूरा चेंजेस कितना आया, माइनस 2u y जे कैप। तो मतलब ये हो गया माइनस u साइन थीटा जे कैप, सिर्फ वाई डायरेक्शन में। देखो फाइनली भी सिर्फ वाई डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस 2u साइन थीटा जे कैप। तो वेलोसिटी चेंजेस कहाँ किस डायरेक्शन में हो रहा है, ओनली वाई डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये हो गया। तो फिर मोमेंटम देखो, मोमेंटम चेंजेस यहाँ यहीं से भी देख लेते हैं। तो मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, P इक्वल टू एम यू। तो अगर एम तो कांस्टेंट है ना, एक ही बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब उसका एम कांस्टेंट है। तो सिर्फ चेंजेस इन यू में जितना चेंज आएगा मोमेंटम में P उतना चेंज आएगा। तो देखो पहले नीचे से ऊपर जाने में कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, माइनस यू वाई साइन थीटा। तो मोमेंटम में भी उतना चेंज आएगा, माइनस सिर्फ एम मल्टीप्लाई कर देना, एम यू साइन थीटा जे कैप। समझ में आया, सिर्फ मैंने एक एम ही मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, सिर्फ एम एक मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। वैसे ही टू यहाँ से जाने मतलब इनिशियल से पूरा फाइनल प्रोजेक्ट का खत्म करने में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, फिर यहाँ पे सिर्फ एम मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया, माइनस 2mu साइन थीटा जे कैप। समझ में आया, ठीक है। सिंपल, मतलब बहुत सिंपल चीज़ है। चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम जब जो है यहाँ पे हमको पता है एंगुलर और लिनियर मोमेंटम दोनों होता है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है क्या है, देखो ये जो पॉइंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का जब पॉइंट है, यहाँ से बॉडी कितना एंगल मूव कर रहा है, तो मतलब उसका मोमेंटम कितना एंगल मूव कर रहा है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। तो देखो ये जो बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, तो हम देखेंगे पूरा मैक्सिमम जो कितना चेंजेस आया, यहाँ पे कितना एंगुलर मोमेंटम चेंज आया ये भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी हर पॉइंट पे हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम आते तो पॉइंट ऑफ बी में निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, ठीक है। बोलना मत कि छोड़ के बी पे हम देख लेते हैं। तो देखो जब हम बी पे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक्स से कुछ दूरी पे है, एक्स से कुछ दूरी पे है, वाई पे भी कुछ दूरी पे है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एम भी गुना आर, ठीक है। तो यहाँ पे तो भी एक्स का नहीं है कि नहीं, वेलोसिटी सिर्फ सॉरी भी वाई का नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी किस में है, एक्स में है। तो वेलोसिटी कहाँ पे सिर्फ एक्स में है। तो वेलोसिटी अगर एक्स में है तो वो जो एक्स का वेलोसिटी है, मतलब जो बॉडी का वेलोसिटी है वो एक्स में अगर मूव कर रहा है तो एक्स को पैरेलल होगा, है कि नहीं। तो हम जो आर यहाँ पे एम तो पता है, भी तो हमको पता है, लेकिन जो आर है ये पता नहीं है ना। जो आर कैलकुलेट करता है, क्योंकि हम पूरा हाईएस्ट पॉइंट में भी एक्स को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वी वाई 0 है। तो जो डिस्टेंस हम आर निकालेंगे, ये किस चीज़ को हम आर लेंगे कि जो भी एक्स जो बॉडी मूवमेंट करता है वो पॉइंट से कितना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस हम ये जो हाइट है मैक्सिमम हाइट, इसको हम आर लेंगे, ठीक है। क्या हो गया, एम गुना भी एक्स गुना मैक्सिमम हाइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ऊपर तक गया वही इसका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। सिंपल चीज़, इसको अगर समझ में आया तो भी ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो भी ठीक है। बाद में जब क्वेश्चन करेंगे कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ थ्योरी में समझ सकते हो, कुछ चीज़ें जब प्रॉब्लम करो तो बेटर समझ आता है, ठीक है। हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। फिर आ गया क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, फिर दूसरा आ गया हॉरिजॉन्टल रेज, फिर आ गया हमारा मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम यूज़ करेंगे अपना थ्योरी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, देखो एक सेकेंड। तो देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम जब कैलकुलेशन करते हैं, मान लो ये यहाँ से मान लो टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया,
2t टाइम लिया है, मान लो इसको 2t टाइम, क्योंकि 2t क्यों लिया वो आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन मान लो कि 2t टाइम में यहाँ तक पहुँच गया। तो मैंने जैसे कि बताया था, यहाँ से बीच में अगर ये मान लो हाईएस्ट पॉइंट है, ये मतलब हाईएस्ट पॉइंट है, तो मैं क्या बताया, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम t, यहाँ से भी उतना टाइम t, तो मतलब 2t लिए, तो इस ये भी t हो गया, ये भी t हो गया, कैलकुलेशन में आसान है इसलिए 2t लिया। ठीक है, समझ में आया। तो उसी टाइम में वो हॉरिजॉन्टल भी, ये अगर 2r डिस्टेंस है तो ये r रास्ता कवर कर चुका होगा, तो मतलब t टाइम लगा हाईएस्ट पॉइंट जाने में, और हॉरिजॉन्टली भी वो r ही डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, मतलब उसका आधा। ठीक है, हम देखेंगे अभी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है। ठीक है, मान लो कि मैंने क्या बोला, यहाँ से हाइट जाने में t टाइम लिया, तो टाइम दिया है t, और वर्टिकल, ये वर्टिकली हम इसको वर्टिकल कंपोनेंट देते हैं यू वाई यू एक्स, तो वर्टिकल डिस्टेंस यू आई का कंपोनेंट है कि नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी यू कितना हुआ, यू आई, इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ, यू आई, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट को हम सिर्फ लेते हैं, हाइट को कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ साइड पे कुछ एक्स एक्सिस पे नहीं ले रहे हैं। तो यू आई जैसे कि वर्टिकल कंपोनेंट है, तो सिर्फ ये यू आई का डिपार्टमेंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू हो गया। तो भी मैक्सिमम पॉइंट रहे भी, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0, तो भी कितना हुआ, 0, तो भी इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो भी इक्वल टू 0 हो गया, यू हो गया यू आई, तो ए की जगह पे हम माइनस जी लगा सकते हैं, क्योंकि जी तो नीचे लग रहा है ना, तो इसलिए माइनस जी गुना टी। तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा यू वाई डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, हमको मिल गया क्या, यू वाई हो गया, टाइम होगा यू वाई डिवाइडेड बाई जी, नोट कर सकते हो कोई करना चाहे तो हो गया। यहाँ पे हम मिल गया, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया, ये जो टाइम है टी हो गया क्या, यू वाई डिवाइडेड बाई जी, मतलब टी हो गया यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक भी आएगा ना, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल जितना टाइम फ्लाइट में रहा, फ्लाइट का मतलब धरती को छोड़ आसमान में कितना टाइम रहा वो, उसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, तो धरती को छोड़ यहाँ से छोड़ गया, यहाँ से आके फिर से टच किया, तो ये जो टाइम कवर किया इसको 2t बा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसको जैसे हम हाफ को t लिया तो ये भी t हो गया ना, तो 2t इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। मिल गया, यहाँ पे टाइम मिल गया है कि नहीं। तो हम अभी रेंज निकालते हैं, क्या रेंज, वही टाइम पे ये कितना डिस्टेंस कवर किया है कि नहीं। तो जो डिस्टेंस कवर किया, जैसे कि हम पढ़े हैं, ये यू एक्स का डिपार्टमेंट है, ये किसका हो गया, यू एक्स का डिपार्टमेंट है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखो हम दो तरीके से ये निकाल सकते हैं। क्या दो तरीके से, एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ फिर बताता हूँ। डायरेक्ट यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट लगा के कर सकते हैं, और हमारा डायरेक्ट एस इक्वल टू यू टी का वो जो फॉर्मूला है लगा के कर सकते हैं। तो देखो पहले हम बताते हैं जो एस, तो ये क्या हो गया, यू एक्स का कंपोनेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी इतना हो गया, टाइम तो हमको टी मिल गया, टाइम भी मिल गया, यहाँ पे कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि ये यू एक्स यहाँ, जी यहाँ, तो इस पर कुछ फोर्स नहीं लगा, तो ए 0, तो एस का मतलब एस यहाँ पे कितना डिस्टेंस गया, तो वही एस है, उसको हम आर भी ले सकते हैं, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर 0 है, तो मतलब एस और आर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू यू गुना टी, है कि नहीं। तो जो यू है वो हमारा यू एक्स है गुना टी, है कि नहीं। तो यू एक्स का मतलब यू कोस थीटा इंटू टी जो है 2u साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई जी। तो मतलब क्या हो गया, 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी। 2u कॉस थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो होता है क्या अपना साइन 2 थीटा। ठीक है, तो आर कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई जी। मिल गया है कि नहीं। तो हमको मिल गया टाइम कितना हो गया, टाइम मिल गया। पहले टाइम निकालना, कुछ प्रॉब्लम दिया हो, पहले टाइम निकालना, फिर रेंज निकालना, फिर मैक्सिमम हाइट निकालना। ठीक है, तो टाइम भी मिल गया हमको, रेंज भी मिल गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं, रेंज के अंदर पढ़ेंगे, तो रेंज
तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है हम किस एंगल से इसको फेंके। तो देखो जो रेंज है किस पे डिपेंड करता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई जी। तो मतलब अगर यू तो अगर हम ज़्यादा और कम किए तो आर मतलब क्या होगा, वेरी करेगा, वो तो पता है। लेकिन अगर ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, यू स्क्वायर और जी कांस्टेंट दोनों हो गए, जी तो कांस्टेंट वैसे ही है। अगर यू स्क्वायर हम कांस्टेंट कर देते हैं, यू स्क्वायर अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा हो गया, हो है कि ना। अगर तो मतलब आर कब मैक्सिमम, जब यू स्क्वायर साइन, देखिए जैसे मैं 4 बडी है, 4 बडी को यू कांस्टेंट यू 30 किलोमीटर पर आवर पे फेंका, तो एंगल पे डिपेंड करता है। तो रेंज मैक्सिमम जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कैसे होगा, यहाँ पे हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा डोमेन रेंज का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। साइन 2 थीटा का डोमेन जो है -π/2 पे π/2 है। मैथ थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आप देख सकते हो। तो साइन 2 थीटा मतलब साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा यहाँ पे 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा कुछ भी लगाओ, ठीक है। तो साइन का जो एंगल है उसमें डोमेन इतना आएगा, जो रेंज है साइन का जो रेंज है वो आएगा -1 से 1, ठीक है, -1 से 1। तो साइन के मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो जब और -1 मिनिमम वैल्यू है, तो जो रेंज कब मैक्सिमम होगा, रेंज इक्वल टू आर मैक्स, रेंज इक्वल टू रेंज मैक्स कब होगा, जब साइन 2 थीटा भी मैक्स पे होगा। तो साइन 2 थीटा का मैक्स वैल्यू कितना है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, है कि नहीं, और इक्वल टू 1, तो दैट इम्प्लाइज 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/2, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू π/4 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आया। साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा आर मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर 2-3 बड़ी फेंका सेम वेलोसिटी से तब यू स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया ना वहाँ पे। तो साइन 2 थीटा के ऊपर पूरा आर डिपेंड करेगा, और साइन का जो रेंज होता है, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 ही होता है, ठीक है, ये देख लो। फिर तो रेंज हमको ये पता चल गया, आर, एक सेकेंड, आर कब मैक्स होगा, थीटा इक्वल टू 45 पे हो गया। तो हम फिर हाइट निकालेंगे, फिर जब हाइट निकालेंगे, ये हो गया, देखो हाइट फिर निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। तो देखो जैसे हाइट निकालेंगे, ये वाई एक्सिस में मूवमेंट हो गया, तो यहाँ पे ये किसका डिपार्टमेंट है, बी वाई का। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया यू आई, सॉरी एक सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी यू हो गया यू आई, यू हो गया यू आई। एक्सेलरेशन हो गया -g, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं। फिर v हो गया फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट का मतलब v डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो गया, तभी ऊपर नहीं जा पा रहे। अगर कुछ वेलोसिटी होता तो वो ऊपर जाता ना। तो v हो गया 0। टाइम हमको मिला है 2u साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई जी, है कि नहीं। हम यहाँ पे लगा देते हैं v इक्वल टू u प्लस 80, दैट इम्प्लाइज, सॉरी ये तो नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, रुको। हम टाइम को यहाँ पे यूज ना करके भी निकाल सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ, हम इसको टाइम को यहाँ पे ना, टाइम अगर लगाएंगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। छोड़ो इसको, हम इसको और सिंपल की मेथड से करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एस है ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इसको हम यू आई भी ले सकते हैं, दैट इम्प्लाइज 2ay इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और 2g कुछ भी लो, है कि नहीं। तो हम ये फार्मूला t यहाँ पे यूज नहीं करें, t अगर कर सकते हो तो s इक्वल टू, देखो ये फार्मूला यूज कर सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ पे जी टी स्क्वायर, g को यहाँ पे -g लगा देना, t यहाँ पे लगा देना, s की जगह u लगा देना, ठीक है। फिलहाल हम ये वाला मेथड से करेंगे, दोनों में ठीक आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारा आ गया y इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, या फिर 2g, जो भी हो। v तो 0 हो गया माइनस,
यू वाई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस जी, है कि नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगे तो क्या हो गया माइनस यू वाई का मतलब है यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे कितना हो गया 2 माइनस जी, जी जी कैंसिल, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो फॉर्मूला आया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और मैक्सिमम हाइट का आ गया क्या यू हाइट का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हाइट कब मैक्सिमम होगा। हाइट का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। 2 तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। अगर यू को कांस्टेंट कर दिया मानो चारों बॉडी हम फेंके, चारों बॉडी चारों में यू इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे भी देखो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट मीन्स एच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो साइन का थीटा जब मैक्सिमम होगा साइन स्क्वायर थीटा ही मैक्सिमम होगा। साइन का थीटा कब मैक्सिमम होता है 1 पे, तो साइन थीटा जब यहाँ पे 1 होगा तभी जाके एच मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना पाई बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री पे हम ऊपर फेंकेंगे तब वही सेम वेलोसिटी पे, मतलब इसका इसका मतलब समझते हो थीटा 90 डिग्री का मतलब देखो। तो यहाँ पे मानो ये एक बंदा ऐसे फेंका पूरा 90 डिग्री पे, ये बंदा एक ऐसे फेंका, ये बंदा एक ऐसे फेंका, 60-45 पे फेंका। सबसे हाइट अगर सबका वेलोसिटी सेम है यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इस पहले वाले बंदे का सबसे हाइट जाएगा, यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो मिल गया। ठीक है, तो एच मैक्स कितना आया यू स्क्वायर बाई 2g। जब मैक्सिमम हाइट या फिर थीटा 90 डिग्री हो तब यू स्क्वायर बाई 2g आएगा। तो आर मैक्स कितना आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आया था लगभग, एक सेकेंड रुको, हाँ, तो यू स्क्वायर बाई जी आया, है कि नहीं, क्योंकि साइन 2 थीटा तो हमारा 1 हो गया ना। तो यहाँ पे देखो एच मैक्स और आर मैक्स में क्या मतलब रिलेशन है। तो एच मैक्स और आर मैक्स में रिलेशन ये है कि देखो इस जगह पे तो एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g हो गया, लेकिन यू स्क्वायर बाई जी तो आर मैक्स है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर मैक्स डिवाइडेड बाई 2 दैट इम्प्लाइज आर मैक्स इक्वल टू 2 इंटू एच मैक्स। ठीक है, तो तीनों खत्म, तो मतलब पूरा प्रोजेक्टाइल का थ्योरी हो गया खत्म। और कुछ चीज़ें हैं दिया हुआ है वो आप देख सकते हो, मैं बुक पिन कर दूंगा, आप देख लेना, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ एक चीज़ नोट करने वाला है क्या, अगर दो बटी u सेम u पे मतलब u कांस्टेंट होगा और इसको 30 पे फेंके इसको 60 पे फेंके, तो मतलब जो एंगल दो फेंकेंगे ये कॉम्प्लीमेंटरी होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंटरी का मतलब दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये चीज हो जाता है तो इसका रेंज जितना आएगा इसका भी रेंज उतना ही आएगा। ठीक है, इसका रेंज जितना आएगा इसका भी रेंज उतना आएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, u सेम होना चाहिए, थीटा प्लस थीटा डैश दोनों मिलके 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे होते हैं देख लेते हैं यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे दोनों बड़ी ए बड़ी 2, बड़ी बी को फेंका मैंने थीटा से, बड़ी ए को फेंका 90 माइनस थीटा से। ठीक है, दोनों में रेंज अपन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे रेंज हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, यहाँ पे भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, दैट इज यू स्क्वायर जी कांस्टेंट साइन 2 थीटा हम ये बी केस में लेते हैं, ये ए केस में लेते हैं। ठीक है तो बी के लिए हम निकाल थीटा लगाएंगे तो हो गया साइन 2 थीटा, है कि नहीं। यहाँ पे कौन सा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा लगाएंगे, है कि नहीं बाई जी।
तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, छोड़ो इसको। तो ये वाला कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। लेकिन हम पहले से ये जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई जा साइन 180 माइनस थीटा के जगह पे क्या है 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा आएगा, पता है ना। ये मान लो साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं। मान लो 2 थीटा इक्वल टू अल्फा, तो वही अल्फा यहाँ पे आ जाएगा ना। तो देखो दोनों में रेंज सेम है, ठीक है, दोनों में रेंज क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये एक केस हो गया, और कुछ केस दिया हुआ है देख सकते हैं। ये जो है नोटेशन यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो वाला है नीचे वाला, ठीक है, ये दिया हुआ है। और कुछ चीजें, हाँ, तो मतलब वही जो, तो उनका दोनों का रेंज अगर सेम हो गया तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक R मैक्स R4, ये आप समझ सकते हो, देख लेना है दोनों, ठीक है। तो पूरा खत्म हो गया क्या, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे थोड़ा एनर्जी का देख लेते हैं, एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर आएगा क्वेश्चन में तब वहीं पे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रॉब्लम दूसरी क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, अगर ये जो चीज़ें हैं देखो, कुछ कुछ चीज़ें, ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो टीजीटी बीईडी वगैरह दे रहे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, 11th बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आप स्किप कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में ये बुक का नोटेशन वगैरह और बुक सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।